Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. In this class, we will learn the uses of the working of English with the pattern handling. Let's start the class. Today's pattern is sentence completion. Very important pattern and very interesting pattern. तो अपना मेथड वही रहेगा, MCQ बेस्ड रहेगा. इसमें क्या होगा कि पहले आपके सामने डायरेक्शन आएगी, आपको खुद से डायरेक्शन पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में जब कोई नया पैटर्न आता है तो उसकी डायरेक्शन आपके सामने आती है, तो वहां पे आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, बताने वाला नहीं होता, एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता कि डायरेक्शन में इसमें क्या बोला है, आपको क्या करना है, आपको खुद से ही हैंडल करना है. उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको डायरेक्शंस पहले नहीं पढ़ाता, पहले मैं डायरेक्ट आपको देता हूं डायरेक्शन कि आप पढ़ो, और उसके बाद में मैं एक क्वेश्चन देता हूं जिसको आप लोगों ने खुद से अटेम्प्ट करना होता है. वहां से आपको पता लगता है कि आप खुद से कितना कर सकते हो, कितनी आपकी पैटर्न हैंडलिंग इंप्रूव हो चुकी है. समझ में आप लोगों के? तो अभी आपके सामने डायरेक्शन स्टार्ट होगी, उसके बाद में आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फिर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद जो 1 मिनट का टाइम मिलेगा उसके बाद मैं आपको वहां पे सॉल्यूशन करवाऊंगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. डायरेक्शन को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए. स्टार्ट. आई थिंक आपने डायरेक्शन को रीड आउट कर लिया होगा. अब क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट आपका टाइम स्टार्ट. ओके, देन स्टार्ट. स्टार्ट. स्टॉप. अब यहाँ पे मैं आपको यह सोल्व करवाता हूं कि इसमें पहले मैं बता दूं कि इसमें करना क्या है. देखो आपको यहाँ पे क्या किया गया है, एक ये सेंटेंस दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला सेंटेंस दिया गया है. ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे एक ब्लैंक दिया गया है, वो कहीं पे भी हो सकता है, सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है, उसके अंदर आपको क्या करना है, अब सेंटेंस को इसको कंप्लीट करना है. तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करने हैं, यहाँ पे 5 ऑप्शंस आपको दिए गए, ABCDE. तो उनमें से आपको एक जो करेक्ट वन है, जो बेस्ट सूट करता है, वो वाला आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है. समझ में आई चीज? तो ये जो पैटर्न होता है वो ऐसे लगता है कि ये कितना बड़ा सेंटेंस है सर, इसमें हमें तो मतलब छोटे छोटे जो फिलर्स होते हैं वही समझ में नहीं आते, वही नहीं हो पाते हमसे, तो ये कैसे होगा. देखो ये बिल्कुल इजी होता है. इसमें एक ही मेथड, देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूं, देखो एक चीज बताता हूं आप लोगों को. अपना दुश्मन होता है, उस दुश्मन में उसके ही हथियारों को अगर आप यूज करोगे तो वो दुश्मन धराशायी हो जाएगा, एक गारंटी है. तो यहाँ पे वैसे तो दुश्मन नहीं है अपना, लेकिन एक टाइप से दुश्मन बोल सकते हो जो अपने सिलेक्शन को रोक रहा है, वो है ये सेंटेंस या क्वेश्चन पेपर. तो आपको क्या करना है, या एग्जामिनर भी बोल सकते हो, तो आपको क्या करना है, उस एग्जामिनर के हथियारों को उस पर ही यूज करना है. अब इसको करने का बेस्ट मेथड है कंपैरिजन. जब ऐसे आते हैं, जैसे आपका एरर्स आता है, सेम ही सेंटेंस के ऊपर 5 सेंटेंस दे देते हैं, वो उस टाइप से, मतलब सेम सेंटेंसेस उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करके पूछते हैं कौन सा सही है. तो यहाँ पे आपको करना होता है कंपैरिजन, और कंपैरिजन में आपको जहां पे डिफरेंस मिले कंपैरिजन के साथ, क्योंकि दोनों सेंटेंस सेम तो नहीं होंगे ना, क्योंकि सेम होंगे तो फिर तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, वो तो हो नहीं सकता. तो आपके ऑप्शन में दोनों सेंटेंसेस अलग अलग होंगे, तो उसके लिए आप क्या करो, उनमें कंपैरिजन करो, जहां डिफरेंस मिले वहां पे फोकस करो, वहीं से आपको हिंट मिलेगा. कैसे मिलेगा अभी क्लियर कर देता हूं. ठीक है, पढ़ना है आपको, क्या करना है, इसको बिल्कुल सेंसिबल वे में पिक्चर बनाते हुए चलना है, माइंड में आपके पिक्चर बननी चाहिए. ठीक है, ऊपर जो आपका पार्ट है, यहां प्रवीणा, ये जो लिखा हुआ है यहां से लेकर ये हर तक का जो पार्ट है, ये पार्ट जो आपका वो ऑलरेडी फिक्स है, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते. वैसे ग्रामेटिकल एरर नहीं होगी, अगर बाई चांस होती भी है, एग्जामिनर अगर बाई चांस आपको चेक करने के लिए डालता भी है, क्योंकि आजकल जो
एग्जाम क्वेश्चन पेपर वगैरह जो आते हैं, एग्जाम होते हैं, उनमें आईक्यू लेवल भी चेक कर लेता है एग्जामिनर, क्योंकि उसको तो क्या करना है, रिक्रूटमेंट करना है, तो उसको तो ऐसा बंदा चाहिए जो ज्यादा, जिसकी थिंकिंग ज्यादा डेवलप हो, जिसका सेंस ज्यादा चमका हुआ हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने बात करें तो आईक्यू लेवल चेक करने के लिए वो ऐसा काम कर सकता है, तो वहां पे आपको पजल नहीं होना, वो ओनली मीनिंग देता है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ जो ब्लैंक है इसमें आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, ग्रामेटिकल वगैरह सारा। अगर जैसे प्रवीणा नाम हुआ है तो यहाँ पे ब्लैंक में उसका सेंटेंस आए तो वो सिंगुलर आना चाहिए, इस तरीके से, समझ में आया। चलो अब शुरू करते हैं इसको। रीड आउट करना, माइंड में आपकी पिक्चर चलनी चाहिए सेंसिबल वे में, और साथ में स्कैनिंग भी हो जानी चाहिए आपकी थोड़ी बहुत, जो आपके मतलब वहां पे काम आएगी। ब्लैंक में कैसे होगा वो अभी मैं क्लियर कर देता हूं, मैं सोल्व करवा रहा हूं, ऐसे आप फोकस करो क्लास पे, आपको पता लग जाए कैसे करना है। तो प्रवीणा कोई है, हर सेल्फ ग्रू अप, खुद से ही ग्रू अप हुई, मतलब बड़ी, मतलब पली बड़ी। फादरलेस, फादरलेस का मतलब बिना पिता के, खुद से ही वो पली बड़ी। ऑन कहां पर, ऑन द पेवमेंट्स, पेवमेंट्स का मतलब आपका फर्श भी होता है, पेवमेंट का मतलब रास्ता भी होता है, और पेवमेंट का मतलब पटरी भी होती है, ठीक है। पेवमेंट्स ऑफ उर्दू पार्क, ये पार्क का नाम है उर्दू पार्क। उर्दू पार्क की पटरियां, जो उर्दू पार्क के चारों तरफ, जो पार्क के चारों तरफ बनी होती है ना पटरी वगैरह, जो आपके पेवमेंट्स, उसको बोलते हैं। तो उसके ऊपर वो पली बड़ी पिक्चर बन रही है माइंड के अंदर। आपको दिखाई दे रहा है कि प्रवीणा कोई लड़की है जो बचपन से, उसके पिता नहीं है, और वो बचपन से क्या हुई, अब तक वो बड़ी है, क्या करते हुए, वहां पे उस पार्क में सोते हुए, ऐसे दिखेगी वो, ठीक है। एंड हर, और उसकी, उसकी क्या, उसकी कोई चीज, पढ़ना शुरू करो। उसकी ओनली अर्निंग्स, उसकी जो केवल एकमात्र अर्निंग्स है, आजीविका है, कमाई है। अर्निंग्स का मतलब कमाइयां, मतलब बार बार डेली बेसिस पे कमाइयां बोल रहा है। ओनली अर्निंग्स आर, वो अर्निंग्स क्या है, आर एल्म्स। एल्म्स का मतलब क्या होता है, भीख होता है। अगर किसी को नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि एल्म्स नाम की कोई चीज होती है, वो उसकी क्या है, अर्निंग है। आपको यहाँ पे सेंसिबल वे से आपकी वर्किंग है इंग्लिश की, उससे हो जाएगा। अब अर्निंग्स प्लूरल, आर प्लूरल, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है, उसकी अर्निंग्स। अब आप बोलो सर कमाई तो एक ही होती है, तो देखो यहाँ पे भीख की कमाई हो रही है, किस तरीके से कमाई, एक नहीं, अर्निंग्स बहुत सारी अर्निंग्स भी हो सकती है, अलग अलग वे में आप अर्निंग करते हो, कोई पार्ट टाइम जॉब हो उस तरीके से। और यहाँ पे जो भीख दी जा रही है उसको अलग अलग तरीके से, कभी कोई इस तरीके से भीख दी जा रही है, अलग अलग, कभी कोई दान दे जाता है उस तरीके से, वो मांगने का काम करिए डेली बेसिस पे, उस तरीके से। कोई उसको रोटी दे जाता है, कोई पैसा दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है, तो उस तरीके से बात कर रहा है। तो ओनली अर्निंग्स आर एम्स सी कलेक्ट्स एट द मस्जिद। अब जैसे ही आपने मस्जिद पढ़ा कि कलेक्ट करती है कहां पे, अब डज कलेक्ट है, सी डज कलेक्ट है, कलेक्ट्स है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, सी, जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अपने को ये चीज समझ में आई कि मस्जिद पे वो कलेक्ट करती है, तो मस्जिद पे क्या कलेक्ट कर सकते हो, एम्स का यहीं से मीनिंग मिल जाएगा, कोई भिक्षा वगैरह। तो पता लग गया ना, भीख, भिक्षा यानी भीख वगैरह की बात करा, कि मस्जिद वगैरह पे कोई मांग रही है, पार्क में सो रही है, तो डायरेक्ट पिक्चर बन रही है कि भीख की बात हो रही है। तो यहाँ पे अपने बात करें, ओनली अर्निंग्स आर एल्म्स सी कलेक्ट्स एट द मस्जिद। और ये जो आपका सी कलेक्ट्स एट द मस्जिद है, क्या कलेक्ट करती है वो, मस्जिद पे क्या कलेक्ट करती है, एल्म्स को कलेक्ट करती है ना। तो बैक रिफ्लेक्शन, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है ये। तो विदाउट क्लोज आपकी इंग्लिश नहीं हो सकती, एडवांस इंग्लिश के लिए आपको क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज अगर आपको नहीं आते तो आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं बनेंगे। अब सेकंड सब्जेक्ट क्लोज मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट में जाना है, इंग्लिश एलिमेंट्स वर्किंग नाम से प्ले लिस्ट है, वहां पे आपको सेकंड सब्जेक्ट क्लोज मिल जाएगा। तो ये आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है। बैक रिफ्लेक्शन ऐसे बोलता है, सी कलेक्ट्स एल्म्स एट द मस्जिद, तो ये बैक रिफ्लेक्शन उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ओनली अर्निंग्स आर एल्म्स सी कलेक्ट्स एट द मस्जिद, जो वो वहां पे क्या करती है, कलेक्ट करती है, उसकी अर्निंग्स क्या है, भीखें हैं, भीख वगैरह है, जो वो क्या करती है, मस्जिद, लोकेशन बताइए कहां पर वो मांगती है, उस लोकेशन को जहां पे वो कलेक्ट करती है यानी मांगती है। तो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं लगी, सही लगा, लेकिन सेंटेंस सारे चेक करने हैं, आपको बेस्ट आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट में चलते हैं, ओनली अर्निंग्स, ओनली इयरिंग्स, अर्निंग नहीं है, इयरिंग्स है ये, तो उसकी केवल जो इयरिंग्स है वो क्या है, भीख है उसकी। अब उसने बोला है कि वो प्रवीणा क्या हुई, मैंने भी इसको अर्निंग पढ़ लिया स्टार्ट के अंदर, अब ध्यान से देखा तो ये इयरिंग्स है, तो ये तो आपका क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया यहीं से ही, कि प्रवीणा क्या हुई थी, बिना पिता के उर्दू पार्क में वहां पे पली बड़ी वो, और उसकी जो इयरिंग है, कानों की जो बालियां हैं, वो क्या है, भीख है, जो उसने क्या की थी, मस्जिद में कलेक्ट की थी।
उसकी इयरिंग्स आर एल्म्स, उसकी इयरिंग्स क्या है, एल्म्स है जो उसने कलेक्ट की थी मस्जिद पे। अब किसी को लगेगा सर ऐसे भी तो हो सकता है, उसकी इयरिंग्स है वो उसकी प्रॉपर्टी है जो उसने मस्जिद पे कलेक्ट की थी, उसकी इयरिंग्स है वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है जो उसने मस्जिद पे कलेक्ट की थी, जो उसे मस्जिद में मस्जिद की लोकेशन पर किसी ने दी थी या मिली थी। तो ये भी तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कंपैरिजन करो दोनों में, दोनों ही सही लग रहे हैं यहां पे कि उसकी केवल जो इयरिंग्स है वो क्या है, एल्म्स है, लेकिन आपको मीनिंग नहीं आता एल्म्स का। रियल में मीनिंग इसका क्या होता है, दान, या क्या होता है आपका, दान होता है या भीख होती है। और ये भी बोल सकते हैं इयरिंग भी तो भीख में दी जा सकती है सर। तो उसकी जो इयरिंग है जो उसने मस्जिद में कलेक्ट की थी, तो सर दोनों ही सही जा रहे हैं ना, पिक्चर तो दोनों में बन रही है कि प्रवीणा क्या है, उसको कोई किसी ने भीख में इयरिंग्स दी। अब आपको सेंसिबल वे में सोचना है कि ज्यादा सही कौन सा है। अब मुझे ये बताओ कि उसकी अर्निंग्स है वो भीख है, अर्निंग जो उसकी है, जो कमाई है वो भीख है जो वो मस्जिद पे उसको मिलती है, वो उसकी कमाई है, या जो मस्जिद में उसको मिली थी वो जो इयरिंग्स है वो उसकी क्या है, वो भीख जो है वो इसकी इयरिंग्स है। कोई मीनिंग आ रहा है, गलत जा रहा है ना, इसका मतलब ज्यादा बेस्ट कौन सा है आपका है, थोड़ा सेंसिबल वे में सोचना पड़ेगा। गलत हो गया ये, तो बी तो अपना गया। उसके बाद अपने सी की बात करें, ओनली अर्निंग्स आर एल्म्स सी कलेक्ट्स इन द मस्जिद, सेम का सेम। अब यहां पे देखो स्टूडेंट्स के साथ ये गड़बड़ होती है सबसे ज्यादा, क्या होगा कि इयरिंग्स भी अर्निंग दिख जाएगा जैसे मुझे दिखा, लेकिन मैंने तो थोड़ा सा इसको स्कैन किया ना तो मुझे डबल आर वहां पे दिखा, तो मुझे पता लग गया कि हाँ, क्योंकि दिखने में दोनों सेम लग रहे हैं। और ये दिक्कत होती है जब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक का जो पैटर्न आता है, स्पेलिंग मिस्टेक के पैटर्न में सबसे ज्यादा दिक्कत इस चीज की होती है। क्लियर हो पा रहा आप लोगों के? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहां पे, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक में जब दो सेम सी स्पेलिंग आपको दिखाई देती है तो उस पॉइंट पे आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और आप डायरेक्ट पढ़ते हो। तो देखो होता भी है स्टूडेंट्स के साथ, जब आप पढ़ते हो उस चीज को तो बार बार आपको वो रियल वाली ये इयरिंग भी पढ़ोगे ना आप, और जब आप वहां पे करते होते हो इयरिंग लिखा होता है तो आप अर्निंग के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको अर्निंग ही दिखाई देता है, पता नहीं क्यों। आपको क्या, हर किसी को यही दिखाई देता है। तो इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक वाला भी मैं आपको करवाऊंगा, उसको बताऊंगा कैसे करना होता है, उसके अंदर आपको क्या करना होता है, नोट डाउन करना होता है, वो मैं डिटेल में बताऊंगा, उसमें ट्रिक कैसे यूज करनी होती है, कभी आपके दिक्कत नहीं होगी स्पेलिंग मिस्टेक वाले में। समझ में आया? तो ओनली ये आपका हो गया अर्निंग्स आर। अब यहाँ पे ए और मैं सी को कंपेयर करूं तो यहाँ तो है एट द मस्जिद और यहाँ पे इन द मस्जिद। अब मुझे एक बात बताना, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे अपने, तो यहां पे मुझे एक बात बताओ, कोई भीख मांगता है वो मंदिर मस्जिद के अंदर मांगता है या बाहर मांगता है, ये बताओ मुझे। ये जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, जो प्रैक्टिकल आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल चलता क्या है वर्ल्ड के अंदर, प्रैक्टिकल क्या है। तो मस्जिद के अंदर जाकर तो भीख नहीं मांगेगा ना कोई। आज तक अपने देखा है मंदिर मस्जिद के बाहर ही भीख मांगते हैं, अंदर भीख नहीं मांगते। तो इनका मतलब तो हो गया कि आपको भीख मांगता हुआ अंदर दिखेगा। सर क्यों, कोई ऐसा हो जिद्दी भिखारी हो वो अंदर चला जाए तो हो सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा है, एट द मस्जिद का मतलब आपकी पूरी लोकेशन ही कवर कर ली, चाहे मंदिर के आगे भीख मांगे, चाहे मंदिर मस्जिद उसके आगे भीख मांगे, चाहे उसके पीछे जाकर भीख मांगे, चाहे कहीं बाई चांस उसको अलाउ कर दिया कि आप अंदर भी भीख मांग सकते हो, या फिर वो जिद्दी है वो अंदर चला गया, चाहे वो अंदर भीख मांगे, कहीं पे भी मांगे, एट पूरी लोकेशन को ले आता है। इन ओनली अंदर की बात करता है, जो कि थोड़ा ऑकवर्ड इसलिए लग गया, जो डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अपने देखते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया? तो इस तरीके से आपका क्या होगा, अर्निंग्स आर एल्म्स सी कलेक्ट्स इन द मस्जिद, जो मस्जिद वो कलेक्ट करती है। तो इससे ज्यादा अच्छा कौन सा बन जाएगा अपना ए, तो सी भी अपने यहां से एलिमिनेट करेंगे। अभी तक अपना क्या चल, कंपैरिजन है ये, अभी तक चल रहा है अपना ए। कितना इजी हो रहा है ना, इजी हो रहा है ना बिल्कुल कंपैरिजन से पूरा का पूरा। तो इजी इसलिए हो रहा है कि आपको वर्किंग आती है, इसलिए एट और इनकी अगर आपको वर्किंग नहीं आती तो आप नहीं कर सकते इसको सही, ठीक है। इयरिंग्स और सेंस भी जरूरी है कि इयरिंग्स और अर्निंग दोनों में अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो भी आपको कुछ नहीं हो, मतलब कर पाओगे, क्योंकि सेंस के अकॉर्डिंग अगर आप क्या करो, दोनों ही आपको लगते हैं कि दोनों के दोनों ही क्या है, सही है, फिर आपको वो सेंस क्लियर होगा, तभी आप डेप्थ में सोच पाओगे, डेप्थ में डिफरेंस कर पाओगे, और वो डेप्थ वाला डिफरेंस ही रियल आपको आंसर देगा। क्योंकि कई बार अपने कंफ्यूजन होता है 2 या 3 ऑप्शन में, तो डेप्थ में अगर आपको सेंस क्लियर है, उस चीज का डेप्थ में सोचना आता है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर है? तो ये भी गया। ओनली इयरिंग्स, फिर से इयरिंग्स डी भी गया।
ए ऑप्शन अपने पास करेक्ट है, तो नन ऑफ दीज की जरूरत है क्या? नन ऑफ दीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए ऑलरेडी है। और यहाँ पे क्या है आपका आंसर? आंसर ए, ऑप्शन ए आपका आंसर है। क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया? तो इस तरीके से इन पैटर्न्स को करना है। इस पैटर्न को क्या, हर पैटर्न को इसी तरीके से करना है। क्या करना है? मतलब ट्रिक्स तैयार करो अपनी, जहां कंपैरिजन हो रहा है वहां कंपैरिजन, मतलब ऑप्शंस को तो साथ में लेकर चलो ही चलो, ऑप्शंस को तो आपस में लड़ाओ ही लड़ाओ, वहीं से मजे आएंगे, वहीं से वो ऑप्शन अपने आप लड़कर जो तगड़ा होगा, जो शानदार, जो बेस्ट होगा, वो अपने आप क्या होगा, वहां पे जीत जाएगा। क्लियर हो आप लोगों को? तो इस तरीके से करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसे इसी तरीके से करना है और सभी का सही होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्टार्ट। स्टॉप। स्टार्ट करें सोल्व करना, पढ़ना इसको। द जाटकाज, जाटकाज मतलब जातक, जातक बोलते हैं इसको, ये बौद्ध धर्म की कोई शैली वगैरह होती है, उसको बोला जाता है जाटकाज। और ए मेजर सब्जेक्ट आर, वो क्या, एक मेजर सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विषय है, ऑफ थाई मैन्युस्क्रिप्ट इलुस्ट्रेशन, जो विवरण है, दृष्टांत वगैरह है, जो उदाहरण है। थाई मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब जो हस्तलिपि है, उसका एक बहुत बड़ा क्या है, सब्जेक्ट है। कौन? जातकाज, जो जातक वगैरह होते हैं, वो क्या उसका सब्जेक्ट है। विद, साथ में, किसके साथ में? विद द ओल्डेस्ट एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, एक्सटेंट नहीं है, TENT है, ENT नहीं है। TENT तो आपका हद तक होता है, एक्सटेंट का मतलब होता है स्टिल एग्जिस्टिंग, जो विद्यमान हो वर्तमान में भी, उस तरीके से। विद द ओल्डेस्ट एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो ओल्डेस्ट सबसे पुराने अभी भी विद्यमान हस्तलिपियां है, विद उनके साथ, उन हस्तलिपियों के साथ, डेट्स बैक 8 लिस्ट टू द 18th सेंचुरी। अब यहाँ पे डेट्स बैक मतलब एक्शन है, डेट्स बैक का मतलब क्या है? डज डेट बैक, डेट बैक का मतलब होता है डेट बैक, समय, बैक पे जाना मतलब पुरानी बात करना, पुरानी बात पे जाना। एट लिस्ट का मतलब कम से कम किसकी तरफ डेट बैक करते हैं वो? टू द 18th सेंचुरी, मतलब कम से कम 18वीं सदी की तरफ वो डेट बैक करते हैं, मतलब उसकी तरफ, 18वीं सदी की तरफ वो डेट बैक का मतलब क्या, पीछे जाते हैं, किसकी तरफ? 18वीं सदी की तरफ। तो मतलब 18वीं सदी में जाकर की बात है ये, ठीक है। विद द ओल्डेस्ट एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स डेट्स बैक। अब यहाँ पे डज डेट है तो सब्जेक्ट ढूंढने चलेंगे, तो यहां से अपने क्लियर होगा। तो इसका सब्जेक्ट अगर मैं यहां पे ढूंढूं तो क्या होगा? ये मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं होगा क्या? विद। अब विद आपका क्या करता है, देखो सेंटेंस के साथ भी आ जाता है विद, कोई भी बात अपने बोले विद दिस हैपनिंग, या विद दिस इज हैपनिंग, जो ये जो हैपन हो रहा है इसके साथ में कोई दूसरी चीज भी हैपन हो रही है, इस तरीके से। और विद आपका क्या करता है, नाउन को भी क्या करता है, कंज्यूम करता है, और एज ए प्रीपोजिशन वो करके वो क्या करता है, सेंटेंस के साथ भी आ जाता है कि मतलब इस बात के साथ कुछ ऐसा हुआ और इस चीज के साथ ऐसा हुआ, तो वो नाउन की तरह ट्रीट करता है। तो दोनों चीजें हो सकती है, तो एक्शन भी हो सकता है। लेकिन डेट्स बैक की अगर मैं बात करें, सब्जेक्ट क्या बनता है इसका? मैन्युस्क्रिप्ट्स। पीछे जाकर देखो तो कुछ है ही नहीं। इलस्ट्रेशन को क्या खा गया? इलस्ट्रेशन को ऑफ खा गया, मेजर सब्जेक्ट आर के साथ, और जाटकाज जो है वो जातक वगैरह जो है वो क्या हो गए, आर के साथ चले गए। तो यहां पे अपने बात करें तो इस डज डेट का सब्जेक्ट ढूंढने चले तो मैन्युस्क्रिप्ट्स होगा, और मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है आपकी? प्लूरल है, मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है। इसका मतलब डेट बैक आना चाहिए था, डेट्स बैक आपका गलत हो गया। स्कैनिंग करते ही पता लग गया, सिंगुलर सब्जेक्ट मांग रहा था, तो ए अपना गया। यहां से कंपैरिजन भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर ना समझ में आए, बाई चांस यहाँ पे ना पता लगे सिंगुलर प्लूरल का, तो कंपैरिजन भी हो जाएगा। उसके बाद में क्या है? विच डेटेड बैक एटलीस्ट टू द 18th सेंचुरी। डायरेक्ट मीनिंग लो अब, जो डेट बैक करते हैं, जिन्होंने डेट बैक किया था कम से कम 18वीं सदी की तरफ। अब देखो हिंदी में, अब कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इंग्लिश वाला डायरेक्ट हिंदी में मीनिंग नहीं लिया जाता। देखो दो लैंग्वेज अपने अपने तरीके से बात करती है, तो
जो बात आप हिंदी में बोलते हो उसको इंग्लिश में थोड़े अलग तरीके से बोल दिया जाता है। तो डेट बैक का मतलब हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 18वीं सदी की बात है ये। तो 18वीं सदी में पाया जाता है, जिसको जो मतलब कहाँ पे चली जाती है, 18वीं सदी में चली जाती है। उनके बाद डेट बैक करता है मतलब इतनी पुरानी है 18वीं सदी, कम से कम 18वीं सदी के टाइम की है वो, इस तरीके से बात करता है। तो विच डेटेड बैक, अब विच आपका यूज होगा तो किसके लिए यूज होगा, मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए यूज होगा। जो डेटेड बैक, डेट बैक का काम कौन कर रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो सबसे पुरानी है, वही तो जारी है ना 18वीं सदी में। तो डेटेड बैक का मतलब जो गई थी 18वीं सदी में। तो मुझे बताओ वो 18वीं सदी में जो आपकी ओल्डेस्ट एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स है, एक्सटेंट का मतलब प्रेजेंट में भी वो क्या है, अभी भी वो एग्जिस्ट करती है। तो प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती है, वो 18वीं सदी में गई थी, डेट बैक थी या डेट बैक है, अभी भी है ना, इसका मतलब डेट बैक है। मतलब जो चीज, ये कोई मान लो बुक लिखी हुई है 18वीं सदी में लिखी हुई है, तो ये जो बुक है वो क्या है, 18वीं सदी में लिखी तो गई थी, लेकिन जो डेट बैक कर रही है वो कर रही थी या कर रही है, कर रही थी, इसका मतलब तो पहले कर रही थी अब नहीं कर रही, अब वो 18वीं सदी की नहीं है, अब वो मतलब चेंज होगी, उसने बोल दिया मैं 18वीं सदी में नहीं रहना चाहती। या अभी भी वो 18वीं सदी की है, 18वीं सदी की है, तो अभी भी वो डेट बैक क्या कर रही है आपकी, 18वीं सदी पे ही डेट बैक कर रही है। इसका मतलब क्या निकला आपका, बी भी यहां से सेट नहीं हो रहा, नॉनसेंस आ रहा है। डेट्स बैक ज्यादा सही था, डेट बैक ज्यादा सही था, डेट्स बैक तो नहीं होगा। लेकिन दोनों कंपेयर किया तो पता लग गया, एक प्रेजेंट में बात करें, एक कर रहा है पास्ट में। और बात करें एक्सटेंट का मतलब अभी तक तो जो विद्यमान आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी, अब एक्सटेंट का मीनिंग यहां पे आना चाहिए था आप लोगों को। सी की बात करें, दैट डेटिंग बैक एटलीस्ट टू द 18th सेंचुरी, बिल्कुल सही है, डेटिंग बैक। बस क्या अगर दैट ना होता, क्योंकि डेटिंग बैक करते क्या हो जाएगा, ये आपका क्लोज बन जाएगा आईएनजी। तो किसके साथ, ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ डेटिंग बैक, जो डेट बैक करती हुई है, क्या डेट बैक करती हुई कम से कम 18वीं सदी में, मतलब जो डेट बैक करती हुई है। तो यहां पे अगर अपने यूज करें तो विद क्या करेगा, मैन्युस्क्रिप्ट्स को खा जाएगा। यहां सेंटेंस फॉर्म में नहीं ले रहा, ये विद क्या कर रहा है, ये प्रीपोजिशन आकर दीवार की फॉर्म में नाउन को कंज्यूम कर रहा है कि उस चीज के साथ, ये एक्शन के साथ नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है चीज के साथ, मतलब बात के साथ नहीं बोल रहा, ये चीज के साथ बोल रहा है। तो किसके साथ है, ये जातका जो आपके हैं वो मेजर सब्जेक्ट है, किसके साथ, सबसे पुरानी हस्तलिपियों के साथ, जो कि डेट बैक करती हुई है। तो एक्स्ट्रा एक्शन दिया है, क्योंकि विद मैन्युस्क्रिप्ट्स को ऑलरेडी खा गया, तो उसके लिए अब एक्स्ट्रा सेंटेंस एक्शन दिया है, तो वो एक्शन सेंटेंस की फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी खाया हुआ है, फ्री नहीं बचा हुआ, तो इसलिए सेंटेंस की फॉर्म में फ्री एंड फ्रेश होना चाहिए। तो वो आएगा आपका किस फॉर्म में आएगा, वो क्लोज की फॉर्म में आएगा। तो ये ठीक है, लेकिन दैट गलत है। दैट कहां से सेटिस्फाई करोगे आप, की डेटिंग बैक तो होगा नहीं, क्योंकि जो आपका क्लोज होता है वो तो डायरेक्ट वर्क करता है, और दैट को जो कितना करो तो उसे दैट इज दैट आर डेटिंग बैक इस तरीके से होता तो भी अपने सोचते हैं, क्योंकि दैट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो दैट का कोई मीनिंग नहीं आ रहा। दैट सिर्फ और सिर्फ आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज में यूज करो चाहे ना करो, वहां पे यूज होता है वो, और कहीं यूज, क्योंकि वो जो कितना बात करता है वहां पे, ठीक है, उसके लिए रिफ्लेक्शन लेता है जो जिसका इस तरीके से। लेकिन और दूसरे एडी और आईएनजी क्लोज में ये दैट वगैरह यूज नहीं होता। इसका मतलब ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। डेटिंग बैक बिल्कुल सही, अभी तो पढ़ा था, अगर दैट ना होता तो बिल्कुल सही था। तो डेटिंग बैक वाला सही है, इसका मतलब ऑप्शन अपना क्या है, डी करेक्ट है। समझ में आया कैसे, क्लोज है उसका, ठीक है। और अगर आप एडिटोरियल की क्लासेस रेगुलर लगा रहे हो, रेगुलर अटेंड कर रहे हो, तो आपको ये 100% समझ में आ गया। जिसको क्लोज ये आपके जेरेंड या फिर ये मैन एक्शन एडजेक्टिव वगैरह ये नहीं आते, उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जिसने रूल्स रटे हुए उसके तो श्योर दिक्कत होगी, ठीक है। जिसने स्ट्रक्चरेटिव टेंसेज की उसके भी दिक्कत होगी। अब आप बोलोगे सर टेंसेज की स्ट्रक्चर ही होती है, तो मैंने विदाउट स्ट्रक्चर आपको टेंसेज करवा रखे हैं। आपको प्लेलिस्ट, जिसने नहीं ली है क्लास, वो अटेंड नहीं की है, तो प्लेलिस्ट में जाकर, फ्री है वो, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या करना, उसको चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा क्या, टेंस रियल वर्किंग इस तरीके से नाम लिखा विदाउट स्ट्रक्चर, तो वहां पे जाकर आप चेक कर लेना। वो आप क्लास लगा लो, उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जिसने लगाई है उसके इजीली समझ में आ गया। और जो रेगुलर क्लासेस में हैं एडिटोरियल वगैरह, और इन जो आपके एप्लीकेशन की जो क्लासेज, आपके पैटर्न हैंडलिंग की क्लासेज हैं, इनमें रेगुलर उनको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्लियर समझ में आया किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना। तो आंसर यहाँ पे देखें तो आपका क्या है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ही अपना आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट।
स्टॉप। शुरू करते हैं इसको पढ़ना, पिक्चर बनानी है माइंड में। इन 1772 1772 की बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वारेन हेस्टिंग कोई नाम होगा। देन गवर्नर मतलब उस टाइम के गवर्नर की बात कर रहा है। 1772 में उस टाइप के गवर्नर मतलब अंग्रेजों के टाइम के गवर्नर, अंग्रेजों के गवर्नर मतलब जब देश गुलाम था। एनफोर्स्ड, उसने क्या किया, एनफोर्स। देन गवर्नर का मतलब तब का गवर्नर, उस टाइम का देन गवर्नर। तो एनफोर्स किया, उसने क्या किया, एनफोर्स किया, लागू किया दैट की ऑल इंडियंस वुड बी सब्जेक्ट टू इंडियन लॉ, कि सारे के सारे जो इंडियंस हैं वो सब्जेक्ट होंगे किसकी तरफ, इंडियन लॉ की तरफ। उस टाइम पे उसने बोला था कि वो क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, मतलब विषय होंगे, अधीन होंगे, किसके अधीन होंगे, इंडियन लॉ के, उसकी तरफ सब्जेक्ट होंगे। एंड दैट द अप्रोच, और ये कि जो अप्रोच है, अप्रोच का मतलब जो पद्धति है, जो नियम जो आया है, जो अप्रोच यूज की गई है, द अप्रोच। अब ये दैट अपने बात करें तो इसका रिफ्लेक्शन एंड का मैं डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अपने डिटेल में नहीं करेंगे। डिटेल में अपने वर्किंग करते हैं कहाँ पे, यहाँ तो अपने वर्किंग को यूज करते हैं और वर्किंग सीखते हैं कहाँ पे है, एडिटोरियल पे, तो उसके लिए एडिटोरियल में आना पड़ेगा। तो दैट का रिफ्लेक्शन एनफोर्स्ड के बाद में ये भी की है। तो पहला की और दूसरा की दो बार अलग अलग यूज किया है कि जो अप्रोच है टू दिस लॉ, इस लॉ की तरफ जो अप्रोच उन्होंने यूज की है, जो पद्धति यूज की है, जो तरीका यूज किया है, विल बी टेक्स्ट बेस्ड। वो क्या होगा, टेक्स्ट बेस्ड। मतलब क्या, वारेन हेस्टिंग ने बोला कि एनफोर्स किया, लागू किया कि जितने भी इंडियंस है वो सारे के सारे इंडियन लॉ के अधीन होंगे। और जो ये अप्रोच है, जो अप्रोच थी, ठीक है, वुड विल बी टेक्स्ट बेस्ड। वो क्या होगी, टेक्स्ट बेस्ड होगी, पाठ्य पुस्तक की फॉर्म में होगी, मतलब एक टेक्स्ट की फॉर्म में होगी, आपको एक नोटिस की फॉर्म में होगी, रेदर देन, बजाय किसके, बेसिंग ऑन लोकल कस्टम, लोकल कस्टम पे बेसिंग के बजाय। कोई हिंट नहीं मिला, समझ में नहीं आया बोलना क्या, मतलब क्या निकला, अपने को क्या करना है, कंपैरिजन। अपने आप हिंट मिलेगा, मुझे तो मिला हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको हिंट ना मिले तो कैसे। मैं जब भी आपको सोल्व करवाता हूं तो आपके अकॉर्डिंग सोल्व करवाता हूं कि आप एग्जाम में जब करते होते हो इंग्लिश वगैरह या कोई भी क्वेश्चन वगैरह, तब आपके माइंड में कैसे आता है, उसी तरीके से मैं पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि एज ए स्टूडेंट ही आपको यहाँ पे सिखाऊं, ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरीके से सोचते हैं और कैसे हमने टर्न लेना है, किस तरीके से सोचना है, एकदम से सोच को चेंज करना है बात के अकॉर्डिंग, और किस तरीके से एग्जामिनर के हथियारों को यूज करना है। तो ये अपना बेस्ट मेथड है। आगे चलते हैं, टू दिस लॉ, इस लॉ की तरफ, वुड बी टेक्स्ट बेस्ट। विल, वुड, बात कब की हो रही है भाई, पास्ट की। विल तब आता जो आगे भी वैलिड होगा। अब इसने बोला है एनफोर्स किया था, उसने लॉ लागू कर दिया था पास्ट में, तो पास्ट में लागू कर दिया था तो उसका इफेक्ट आगे जाकर होगा क्या, पास्ट में जो लागू कर दिया उसका इफेक्ट आगे जाकर थोड़ी होगा, वहीं पे होना चाहिए था ना, उसी पॉइंट पे, मतलब उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे। चलो मान लेते हैं पास्ट में उसने लागू किया था और उसका इफेक्ट, मतलब कल लागू किया था, 2-3 दिन बाद उसका इफेक्ट आएगा, 2-3 बाद वो लागू होने के बाद 2-3 बाद वो क्या करेगा, उसका टेक्स्ट बेस्ड इस तरीके से कुछ ना कुछ लॉ आएगा, ठीक है, जो अप्रोच है वो आएगी इस लॉ की तरफ टेक्स्ट बेस्ड फॉर्म में। तो ये बात में इसने बोला है, तो ठीक है। लेकिन अगर अपने बात करें, यहां बात हो रही है 1772 की, अंग्रेजों के टाइम की, थोड़ी सी अगर सेंस यूज करें, और उस टाइम पे उसने एनफोर्स किया, और बाद में ये बोल भी तो रहा है कि सारे के सारे इंडियन जो है वो इसकी तरफ क्या होंगे, इंडियन लॉ की तरफ क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, इसके अधीन होंगे, उनकी पालना उनको करनी पड़ेगी। तो उन्होंने पहले ही बोला, अब तो देश आजाद भी हो गया, उनका टाइम गया अंग्रेजों का, समझ में आई चीज, ब्रिटिश का टाइम जा चुका है। तो मतलब क्या निकला, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला, उसी टाइम पे देखो ये वुड बोल रहा है ना, मतलब उस पास्ट की बात बोल रहा है, तो उस बंदे ने बात बोली थी पास्ट में, और वो पास्ट में रही थी, अब तक उसकी बात वैलिड नहीं है, अब कैसे उसका लॉ लग सकता है। तो इसका मतलब क्या है, पास्ट की बात है तो पास्ट के लिए अगर पॉसिबिलिटी हो तो क्या आता है, आपका वुड आता है। प्रेजेंट में भी आता है वुड, मिनिमम पे बात करता है, और विल आपका मैक्सिमम पे बात करता है, जो मैंने आपको टेंसेज में करवाया था, बताया था थोड़ा। तो ये चीज है, तो वुड यहाँ पे ज्यादा सही है, इसका मतलब दोनों में कंपेयर करें तो ए अपना गया, बी ठीक है। आगे बढ़े, रादर देन बेस्ड ऑन लोकल कस्टम, लोकल वहां के स्थानीय जो रीति रिवाज पे बेस्ड होने की बजाय। अब एक में बोला है बेसिंग, एक में बोला है बेस्ट, बेसिंग आईएनजी क्लोज और बेस्ड आपका ईडी क्लोज। किसके लिए यूज हुआ है, अप्रोच के लिए, जो उसने अप्रोच यूज की थी, जो अपने उसने जैसे अपने अप्रोच यूज कर रहे हैं ना इंग्लिश करने की, अपना मेथड, अप्रोच को आप मेथड बोल सकते हो, ठीक है, जो मेथड उसने यूज किया था, तो उसका मेथड
लोकल जो रीति रिवाज है उस पे बेसिंग करेगा क्या? लोकल जो रीति रिवाज है उनके ऊपर आधार करेगा या उन पे आधारित होगा? करेगा या होगा? होगा। होगा इसका मतलब पैसिव एलिमेंट। ठीक है, अपनी जो अप्रोच है वो किस चीज पे आधारित है? आवर अप्रोच इज बेस्ड ऑन दैट टेक्निक। आवर अप्रोच इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक अप्रोच। हमारा जो मेथड, आवर मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक अप्रोच, सेंसिबल मेथड। ठीक है, समझ में आ रही चीज? तो इस तरीके से बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? बेसिंग का मतलब तो आईएनजी फॉर्म में वो अप्रोच क्या कर रही है? आईएनजी फॉर्म में काम कर रही है। मतलब वो क्या कर रही है? आधार दे रही है, लोकल रीति रिवाजों पर आधार दे रही है और लोकल रीति रिवाजों पर आधारित होगी। तो आधारित, आधार दे नहीं रही, आधारित है मतलब खुद आधारित है। बैक रिफ्लेक्शन इसका मतलब पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट तो पैसिव क्लोज यानी ईडी क्लोज आएगा। तो ये भी अपने समझ में आ गया, बेसिंग नहीं आएगा, बेस्ड आएगा। तो बी सेंटेंस तो पूरी बात ही सही कर रहा है। उसके अलावा अपने चेक कर लेंगे। अब चेक क्या करेंगे? एक तो चेक करेंगे विल या वुड वाला, और एक चेक करेंगे बेस और बेसिंग वाला, बेस्ड और बेसिंग वाला। तो बेस्ड और बेसिंग वाले में से बेस्ड सही है और विल और वुड में से वुड सही है। नेक्स्ट वाले में चलें विल, खत्म, और उससे नेक्स्ट वाले में चलें बेसिंग, खत्म। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और बोला क्या इसने कि जो ये अप्रोच है वो क्या होगी? लो की तरफ वो टेक्स्ट बेस्ड होगी। जो मेथड है वो टेक्स्ट बेस्ड फॉर्म में होगा, विषय वस्तुनिष्ठ होगा या फिर पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होगा। बजाय किसके? किसके बजाय? लोकल कस्टमर पे बेस होने के बजाय, मतलब लोगों के अकॉर्डिंग लो नहीं होगा। जो लिख दिया कि इस तरीके से होगा उसी तरीके से होगा, ये बात इसने यहाँ पे बोली। क्लियर हुआ? तो अपना ऑप्शन क्लिक हो गया, कौन सा? बी। डायरेक्ट पता लगा ना कैसे सेंटेंस ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता बिना पढ़े। ये भी अप्रोच आई आपके पास में, तो यहां से आपकी बढ़ती है स्पीड। ठीक है, वर्किंग क्लियर होती है तो आपकी होती है एक्यूरेसी। अब आ गई एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों। ठीक है, वर्किंग से एक्यूरेसी आती है और वर्किंग से स्पीड, दोनों ही चीजें आती है। ठीक है, कंपैरिजन से भी स्पीड आती है। तो अपने पास तो बहुत सारे मेथड है, अपने को तो सब कुछ आता है। अपने टेक्निक चेंज करते रहते हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म में चलते हैं तो कोई टेक्निक फिक्स थोड़ी होती है। प्रैक्टिकल फॉर्म में तो जैसे बात वैसे टेक्निक। समझ में आई चीज? तो अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आंसर देखें तो आंसर भी आपका क्या है? बी है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट। स्टॉप, स्टार्ट करते हैं। ऑन ए संडे इन जून। सर, रूल पड़ा हुआ है कि डेज एंड डेट्स के लिए डायरेक्ट ऑन आता है, ये बीच में ए कहां से आया? मैंने बोला था ऐसा रूल पढ़ने के लिए आप लोगों को। मैंने बोला सेंटेंस पढ़ो, मैं तो यही बोलता हूं सेंटेंस पढ़ो। सेंटेंस क्या बोल रहा है? जून में एक संडे की बात है। जून में एक संडे पर मतलब जून में एक संडे की यहां पे बात हो रही है। तो जून में कितने संडे होते हैं? ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 या 5। ठीक है, कई बार 5 भी चले जाते हैं। तो 4 या 5 संडे होते हैं, उनमें से एक संडे की बात ये कर रहा है। तो क्या दिक्कत है? करने दो। ऑन ए संडे इन जून, जून में एक संडे को क्या हुआ? अराउंड 8 किलोमीटर फ्रॉम द वार्न ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिसेज। कॉर्पोरेट ऑफिसेज के जो वार्न है, वार्न का मतलब जो देखो, वार्न का मतलब एक बाड़ा होता है खरगोश वगैरह का, और वार्न का मतलब आपका भूल भुलैया भी होती है। तो यहाँ पे एरिया की बात कर रहा है ये, मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस की भूल भुलैया टाइप, मतलब छोटे छोटे रूम इस तरीके से बने हुए हैं। तो एक टाइप से भूल भुलैया टाइप ऑफिस बना हुआ है। वैसे भूल भुलैया नहीं है, भूल भुलैया टाइप मतलब बहुत ज्यादा कंजेस्टेड फॉर्म में होगा। तो उससे 8 किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर उससे क्या हुआ? इन सरजापुर में सुरेश कुमार कोई बंदा है, उसने पता नहीं क्या किया होगा। तो जून में एक संडे को
वारन ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस है उनसे 8 किलोमीटर इन सुरजापुर, कहाँ सुरजापुर में सुरेश कुमार ने क्या किया, स्टूड ऑन ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड, वो खड़ा हुआ, स्टूड का मतलब खड़ा हुआ, कहाँ पे खड़ा हुआ, ऑन ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड, स्मॉल पैच का मतलब छोटा सा भूभाग, पैच का मतलब धब्बा भी होता है, छोटे से भूभाग पे वो खड़ा था सुरेश कुमार। मतलब एक संडे को, आप बीच वाली सारी बातें हटा दो, आप अराउंड वगैरह सारे हटा दो, इनकी अपने को क्या जरूरत है, डायरेक्ट बोलो ना कि जून में एक संडे को क्या हुआ, सुरेश कुमार खड़ा था एक जमीन के छोटे से भूभाग पर, एक्सटोल का मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा की, द वर्च्यूज का मतलब गुणों की, ऑफ ग्रोइंग एडिबल वीड्स, एडिबल का मतलब खाने योग्य, वीड्स का मतलब सेवाल वगैरह जो है, ठीक है। तो उन सेवाल वगैरह ग्रो होते हुए, मतलब बढ़ते हुए, ग्रोथ करते हुए जो सेवाल्स के गुणों को एक्सटोल किया मतलब इसका मतलब उनकी प्रशंसा की। तो जून में एक संडे को सुरेश कुमार क्या हुआ, जमीन के कुछ हिस्से पर, छोटे से भूभाग पर, उस पे क्या हुआ, वो खड़ा हुआ और उसने क्या किया, वर्च्यूज को क्या किया, उसने एक्सटोल्ड किया, उसकी प्रशंसा की। और मैंने गलत बोल दिया क्योंकि यहाँ पे एंड है नहीं। अब यहाँ पे अपने बात करें, एंड होता तो अलग बात थी, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देता, दो बातों को। अब स्टूड का सब्जेक्ट, डिड स्टैंड का सब्जेक्ट क्या है, सुरेश कुमार है, लेकिन एक्सटोल्ड का सब्जेक्ट फिर कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि और कोई है नहीं, सरजापुर को इन खा गया, कॉर्पोरेट ऑफिसेज को ऑफ खा गया, वारन को फ्रॉम खा गया, अराउंड 8 किलोमीटर की बात हो रही है, ठीक है, 8 किलोमीटर, उससे 8 किलोमीटर, ठीक है। और संडे आपका क्या हो रहा है, ऑन खा गया, जून को इन खा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ। और वैसे भी अगर बात करेंगे 8 किलोमीटर से सब्जेक्ट बन सकता है, तो 8 किलोमीटर ना ही तो क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है जमीन के भूभाग पे, और ना ही वो प्रशंसा कर सकता है 8 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या निकला, यहाँ पे सब्जेक्ट है सुरेश कुमार, दोनों बातों का वही हो सकता है, प्रशंसा वो कर सकता है, खड़ा भी वो हो सकता है। लेकिन जैसे ही स्टूड का सब्जेक्ट पास वाले को, पहले पास वाले को ही प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे सब्जेक्ट बना तो एक्सटोल्ड के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो सेंटेंस आपका वर्किंग से हो गया गलत, ये अपना गया। एंड होता तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड होता ऐसे होता, वो वहां पे खड़ा और प्रशंसा की, लेकिन एंड नहीं है। कनेक्शन के लिए एंड तो देना होगा ना, कोमा से कनेक्ट नहीं होता, एंड से कनेक्ट होता है। हाँ, 3-4 बातें होती है तो अदर्स पे कोमा लगाकर, लेकिन एक बार एंड देना ही देना होता है कनेक्शन के लिए। तो ये अपना गलत हो गया ज्वाइन करने के लिए। स्टैंडिंग ऑन ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड, स्टैंडिंग, स्टैंड होते हो, बिल्कुल आईएनजी क्लोज ले गया ये, ठीक है। तो मतलब देखो यहां से अपने को पॉइंट भी मिला। अब यहां से भी क्लियर हो गया कि जब आपको पता है दो एक्शन आ रहे हैं, ये डिड स्टैंड है और ये डिड एक्सटोल है, तो ये दो आ रहे हैं, यहाँ पे दो मॉडल आ रहे हैं, डिड 2 बार आ रहा है, एक डिड स्टैंड में आ रहा है, एक डिड वहां पे आ रहा है, तो 2 सेंटेंसेज आ रहे हैं। तो 2 सेंटेंसेज के लिए आपको अलग अलग क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, फ्री एंड फ्रेश, लेकिन सब्जेक्ट अपने पास क्या है, एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, बंदा एक ही है, उसके सेंटेंस 2 है, तो क्या करना होता है, एक सेंटेंस को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दो और एक को बेस सेंटेंस की फॉर्म में रख लो। क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया। तो स्टैंडिंग ऑन ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड हैड एक्सटोल्ड, वो क्या किया, उसने कर चुका था, प्रशंसा कर चुका था किसकी, द वर्च्यूज ऑफ ग्रोइंग एडिबल वीड्स, जो वीड्स एडिबल खाने योग्य जो वीड्स से सवाल है, उनके गुणों की प्रशंसा कर। अब डायरेक्ट बोलो प्रशंसा कर चुका था, गुणों की वगैरह छोड़ो, क्योंकि बात तो सेम ही चल रही है, जितना शॉर्ट बनाओगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आगे वाली बात में तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत होती तो देखते, वो तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई एरर है नहीं, तो उसको भी छोड़ सकते हो आप एक बार के लिए एक्स्ट्रा को। तो मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे डायरेक्ट बोलेंगे, स्टैंडिंग को भी डायरेक्ट लो, दोनों आपको क्या करना है, दोनों एक्शंस को चेक करना है यहाँ पे, क्योंकि बात उन्हीं में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बनाऊं, तो क्या हुआ कि ये है जून में एक संडे की बात हुई है, तो जून में एक संडे को जमीन में क्या खड़ेगा जमीन में तो गड़ेगा, ठीक है, जमीन पर खड़े होते हुए खड़ा दिखाई दे रहे, वो खड़े होते हुए वो क्या कर चुका था, वर्च्यूज, मतलब वो प्रशंसा कर चुका था, मतलब उस पॉइंट से पहले, पास्ट में, ठीक है। लेकिन बात हो रहा है जून में संडे की, तो आप प्रेजेंट से जब जाते हो फर्स्ट टाइम आप पास्ट में ही लैंड करते हो, रेफरेंस पॉइंट पे बात हो रही है जून में संडे की। अब जब आप बात ही जून में संडे की कर रहे हो, तो डायरेक्ट जा रहे हो, तो फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो पास्ट में ही जाओ ना,
जब फर्स्ट टाइम जाते हो फिर उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिर उससे पीछे जाते हो तब पास्ट परफेक्ट होता है। तो इसने बोला संडे को क्या किया था, संडे को क्या कर चुका था, नहीं संडे को तो ऐसा किया था लेकिन उससे पहले ऐसा कर चुका था। संडे को क्या किया था, क्यों कर चुका था तो तब आएगा जब उसके लिए पास्ट में कोई ना कोई रेफरेंस हो। पास्ट का पास्ट तभी आएगा जब बात आप पास्ट, जब मैं वहां गया उससे पहले वो ऐसा कर चुका था। तो पहली बार आप जब जाते हो पीछे तो पास्ट में ही जाते हो। अब आप बोलोगे 2 दिन पहले जाओगे तो भी पास्ट में जाओगे, अब उस 2 दिन के अकॉर्डिंग आगे फिर तीसरे दिन जाओगे तब आप पास्ट परफेक्ट में जा सकते हो। लेकिन अगर आप 5 दिन पहले भी जाओगे तो भी पहली बार जा रहे हो तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट टाइम तो पास्ट ही है ना। पास्ट परफेक्ट बनता ही कब है, पास्ट का पास्ट बनता ही कब है, जब पास्ट आएगा तभी तो पास्ट का पास्ट बनेगा। और पास्ट कब बनता है, जब प्रेजेंट आएगा। पास्ट बनता है प्रेजेंट से और पास्ट का पास्ट बनता है पास्ट से। पास्ट आएगा फिर उसके बाद पास्ट का पास्ट आएगा, अदरवाइज सारा का सारा पास्ट ही है। ठीक है, तो वो वाली चीज आपके क्लियर होगी। और ये आपको मैंने फ्लो चार्ट करवाया था टेंसेस का, वहां पे क्लियर हो जाएगी, तो उसको गो थ्रू कर लेना। इसका मतलब ये भी अपना गलत हो गया, सेंसिबल वे में सोचे ना। नेक्स्ट पे बात करें, स्टूड ऑन, खड़ा हुआ, ऑन ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड, लैंड पे, एक्सटोलिंग द वर्च्यूज ऑफ ग्रोइंग एडिबल। अब दूसरे को इसने क्या किया है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है। तो बिल्कुल सही है, पढ़कर देखो क्या बोल रहा है ये, कि जो आपका कौन था, क्या नाम है इसका, सुरेश कुमार है, वो एक जमीन के भूभाग के हिस्से पे खड़ा हुआ, ठीक है, उस पॉइंट पे खड़ा हुआ था, ठीक है, मतलब एकदम से उस पॉइंट पे जाके खड़ा, क्या करते हुए, प्रशंसा करते हुए। तो इसको उसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गुणों की प्रशंसा करते हुए वो जमीन के एक भूभाग पे जाकर खड़ा, तो साथ साथ जमीन पे वहां पे खड़ा है वो, ठीक है, और साथ साथ ही वो एक्टिविटी कर रहा है, या फिर प्रशंसा करने वाला सुरेश कुमार जमीन के उस भूभाग पे खड़ा था। तो इस तरीके से भी बोल सकते हो आप। तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। आगे बढ़े, स्टैंडिंग ऑन ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड एक्सटोलिंग द वर्च्यूज ऑफ ग्रोइंग एडिबल वीड्स। अब दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया उसने, क्लोज बना दिया, क्योंकि सुरेश कुमार के बाद में इज एम आर ऐसे वोज, इज वोज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, विल बी वगैरह। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर ये बात होती है, आप स्टैंडिंग और एक्सटोलिंग दोनों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बना देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुरेश कुमार कहां से सेटिस्फाई होगा, क्योंकि आप जो भी एलिमेंट यूज करो उसको सेटिस्फाई करना होगा आपको। और नाउन की एक खासियत होती है, नाउन कभी भी क्या नहीं करती, बिना सेटिस्फाई हुए नहीं रह सकती। उसको या तो आप क्या करो, सब्जेक्ट बनाओ, या फिर उसे तीर लगाओ, क्या करने का, बैक रिफ्लेक्शन, बैक रिफ्लेक्शन, सॉरी बैक रिफ्लेक्शन नहीं, उसे तीर लगाओ एक्शन का, या फिर उसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड करो फोर सेंस की तरह। जो अपने बार बार बोलता हूं मैं, जेरेंड के लिए बताऊं, जेरेंड भी तो नाउन ही है, तो वो जेरेंड कैसे बनता है, 3 केस होते हैं ना, या तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड करो प्रीपोजिशन के साथ, या उसको क्या करो आप, तीर लगाओ कोई एक्शन का, ऑब्जेक्ट बनाओ, या फिर उसको सब्जेक्ट बनाओ। तो वही चीज नाउन ही तो होता है, तभी तो उसके लिए करते हैं। तो ये 3 ही चीजें इसकी होती है नाउन के लिए, ठीक है। सेटिस्फाई जरूर करना पड़ेगा आपको एलिमेंट को, और वो तो क्या होता है, क्लोज भी बन जाता है, लेकिन यहाँ क्लोज नहीं बनती नाउन, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, पूरी पूरी नाउन है, ये एक्शन की फॉर्म में नाउन नहीं है। तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि सुरेश कुमार को कोई सेंटेंस नहीं मिलेगा। सेंटेंस को फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, वैसे ही सब्जेक्ट को फ्री एंड फ्रेश सेंटेंस चाहिए। इसका मतलब डी भी अपना गलत, ऑप्शन क्लिक सी, सी सही जा रहा है, तो नन ऑफ दीज की जरूरत नहीं। तो आंसर क्या है, आंसर भी आपका सी है, मतलब सी ऑप्शन। लास्ट अपने बात करें तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से आपके ये वर्किंग यूज होती है एग्जाम के अंदर। समझ पा रहे हो ना, इतनी क्लासेज अपनी हो चुकी है, 18th क्लास है आज की ये, तो इतनी क्लासेज में आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से वर्किंग को यूज करना होता है और किस तरीके से वर्किंग सीखनी होती है एडिटोरियल से। समझ में आया? तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट, स्टार्ट।
स्टॉप। स्टार्ट करें पढ़ना इसको जल्दी से। एक्कीथमी, एक्कीथमी इज एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है, एंड एक्टिविस्ट, और क्या एक एक्टिविस्ट है, सक्रिय रहने वाला बंदा है, फ्रॉम दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से। इसको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो 8:27 हो रहे हैं और 9 PM पे आपका प्रीमियर है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रही है आपकी क्लास 8:27 पे, और एक क्वेश्चन और करना है तो कम से कम 10 मिनट लगेगी अपने को यहाँ पे। तो अपलोडिंग वगैरह सारा कुछ करना है, तो 9 PM पे में भी आपकी आ जाएगी क्लास। अब ये तो आपको लास्ट में पता लगेगा, क्लास जब कंप्लीट होने वाली है, जो बातें बोल रहा हूँ वो क्लास कंप्लीट होने के बाद पता लगेगा, क्योंकि अभी बैंक में थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन आया हुआ है, ठीक है। कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके सारे के सारे भेजने हैं, रिपोर्ट्स वगैरह भेजनी है अब तक की, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा बर्डन है। तो आज तो मैं आया ही बहुत लेट था, 7:30 के बाद ही आया था बैंक से ही। आज मैं 7:30 के बाद आया था और आते ही डायरेक्ट मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। आया था तब क्या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो तो ठीक है, बढ़िया है, 5-10 मिनट बाद इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी, तो आते ही मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने आकर कुछ खाया पिया भी नहीं है, अब डायरेक्ट आपकी क्लास बन रही है यहाँ पे। तो 9 PM से मैं यही दुआ करूंगा कि 9 PM से पहले पहले ये प्रीमियर अपलोड हो जाए, ठीक है। अब बोल रहा हूँ हो जाए, लेकिन आपको हो जाए नहीं दिखेगा, आपको तो ये दिखेगा हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। क्लियर है। तो आपको पता, कई बार इसलिए ध्यान रखना, कई बार हो सकता है आपका प्रीमियर थोड़ा लेट भी हो जाए, या फिर हो सकता है कई बार क्योंकि अभी बर्डन ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग कई बार क्लास ना हो पाए, बाई चांस, बहुत कम चांस है, पूरी कोशिश करूंगा, बहुत कम चांस है, ठीक है। ये भी मैं थोड़ा सा बहाना मार के ही आया था वहां पे कि सर मुझे जाना, बहुत जरूरी काम है, इस तरीके से, नहीं तो कम से कम 8 बजे से पहले तो मैं आ ही नहीं पाता, कोई चांस ही नहीं था। क्योंकि सर ने बोला है कुछ दिन अब काम है, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है। प्लीज मैनेज करके चलो, सारे मिलकर चलेंगे तभी ये हो पाएगा, ब्रांच थोड़ी ज्यादा बड़ी है इसलिए, ठीक है। तो वो वाली बात है, समझ में आया। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है, लेकिन चांस बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम चांस है, ऐसा होगा नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। अब आप बोलोगे सर इससे तो अच्छा एक्सप्लेन ही हो जाता, इतनी देर में फालतू टाइम खराब किया है, ठीक है, खुद ही आप लेट करते हो। तो ठीक है, शुरू करते हैं। एक्कीथमी इज एन आर्टिस्ट एन एक्टिविस्ट फ्रॉम दार्जिलिंग, से कोई एक्टिविस्ट है, करंटली हाल ही में बेस्ड इन मुंबई, हाल ही में वो क्या है, बेस्ड है मुंबई में। तो ये डायरेक्ट आपका रिफ्लेक्शन इससे ले रहा है एक्कीथमी, तो करंटली मतलब अपने आप वहां से रिफ्लेक्शन ले रहा है ये। तो एक्कीथमी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में है, इज बेस्ड ईडी क्लोज की फॉर्म में, ईडी क्लोज की फॉर्म में, इससे नहीं है इसका रिफ्लेक्शन, ईडी क्लोज में है। एक्कीथमी एक एक्टिविस्ट और आर्टिस्ट है, कहां से, कलाकार है, दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग से बिलोंग करता है, ठीक है। अभी वो बेस्ट है किसमें, मुंबई में। अभी मैं बेस्ट वाला, बेसिंग वाला बताया था, क्लियर होगा आप लोगों के, मुंबई में। आगे बात करें तो क्या बोल रहा है, विच इज नॉन फॉर वर्क, अब ब्लैंक में देख रहे हैं, विच इज नॉन फॉर वर्क, वो जाना जाता है किसके लिए, काम के लिए, विच ब्रिंगिंग टुगेदर, जो क्या करते हैं, साथ में लाते हुए, बोथ ऑफ दोज वर्ल्ड्स, उन दोनों वर्ल्ड्स को, मतलब दोनों दुनियाओं को साथ में। तो वर्ल्ड्स यहाँ पे क्या हो, दार्जिलिंग और मुंबई की बात हो रही है, उनको साथ में ला रहा है जो काम, और जाना जाता है काम के लिए, काम के लिए जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आगे पढ़े विच ब्रिंगिंग, तो ये ब्रिंगिंग क्या है, आईएनजी क्लोज है ना, विच इज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब विच नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये तो जो की तरह वर्क करता है ना, विच तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि विच आएगा तो सेंटेंस केस बन जाता है। आपको एक चीज और करवाऊंगा, एक मैं अलग से वीडियो करवाऊंगा आपको, क्लोज और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस। एक आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंटेंस की फॉर्म में आती है और एक आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लोज की फॉर्म में। जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हुए हैं वो अपने नोट्स को गो थ्रू कर लेना, जो अपने ने क्लोज वाला पार्ट किया था वहां पे मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की थी आपको, तो वो वाला पार्ट आप क्या कर लेना, उसको गो थ्रू कर लेना एक बार। तो विच ब्रिंगिंग, तो विच नहीं आना चाहिए था, क्योंकि क्लोज होता है वो आपका डायरेक्ट आता है, तो ये आपका गया। विच वगैरह आएगा तो क्या करेगा, सब्जेक्ट बनेगा और मांगेगा सेंटेंस वगैरह, सेंटेंस है ही नहीं, विच वगैरह सेंटेंस के लिए यूज होता है, सेंटेंस नहीं है, एक्स्ट्रा सेंटेंस होता है, तो इसका मतलब ये नहीं आना चाहिए था, गलत हो गया। हु इज नोन, डिफरेंस, विच इज नोन, हु इज नोन, यहां से क्लियर होगा। तो विच इज यूज करेंगे तो मुंबई के लिए कर सकते हो या दार्जिलिंग के लिए कर सकते हो। एक्कीथमी तो बंदा है, उसके लिए तो, पर्सन के लिए तो आपको, लिविंग बीइंग के लिए तो हु यूज करना पड़ेगा, विच यूज नहीं कर सकते, विच ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब क्या निकला, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, सॉरी लिविंग ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं ह्यूमन वगैरह, नॉन लिविंग में तो विच तो आपका नहीं होगा, क्योंकि चलो बात करते हैं मुंबई की है। एक्कीथमी एक आर्टिस्ट है जो कि मुंबई में रहता है अभी, मतलब मीनिंग देखें तो
मुंबई जो कि जानी जाती है अपने काम के लिए, जो काम क्या करा है दोनों दार्जिलिंग और मुंबई को जिसने एक बनाया, दार्जिलिंग और मुंबई को जिसने एक बनाया उस काम के लिए जो मुंबई जानी जाती है उसमें अभी रहता है एकिथामी, जो कि एक दार्जिलिंग और दार्जिलिंग से क्या है एक आर्टिस्ट है। मीनिंग जब आप बात करें एकिथामी एक आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट है, फोकस किस पे कर रहे हो, एकिथामी पे, और दार्जिलिंग और ये तो मुंबई, तो इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एकिथामी एक आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट है जो दार्जिलिंग से है और अभी मुंबई में रहता है, जो जाना जाता है। बात किसकी कर रहे हो, एकिथामी में फोकस किया है तो एकिथामी को बताओगे, तो मुंबई का बताना है तो एकिथामी को लेने की क्या जरूरत थी। मुंबई ऐसी है उसमें एकिथामी रहता है, तो क्या करूं, एकिथामी कोई फेमस है क्या? मुंबई ऐसी सिटी है और उसमें सचिन तेंदुलकर रहता है, तब तो चलो जचे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर आप नॉर्मल वे में जानते हो, लेकिन ऐसे सेंटेंस नहीं आता। फेमस मुंबई ऐसी सिटी है जिसमें ऐसा होता है और उसमें क्या रहता है, सचिन वगैरह, सचिन रहता है, एकिथामी रहता है। मुंबई ऐसी सिटी है जो जानी जाती है अपने काम के लिए, मुंबई सिटी अपने काम के लिए जानी जाती है, एक तो यहीं से काम हो गया, ठीक है। मुंबई सिटी जो जानी जाती है अपने काम के लिए, ठीक है। एकिथामी एक आर्टिस्ट दार्जिलिंग से है, वो अभी मुंबई में रहता है, जो अपने काम के लिए जानी जाती है। एकिथामी एक आर्टिस्ट है जो दार्जिलिंग से है, करंटली वो मुंबई में रहता है और जो जाना जाता है अपने काम के लिए, जिस काम ने क्या किया, दोनों वर्ल्ड्स को साथ में लेकर आ गया। ऐसा काम किया उस बंदे ने, दार्जिलिंग और मुंबई को एक साथ बना दिया, दोनों की जो अपने कल्चर है उसको मिक्स कर दिया, एक साथ एक्सेप्ट कर लिया दोनों ने, इस तरीके से। तो ये आपका ठीक है, हु ही आएगा, विच नहीं आएगा, तो जहां विच है, विच इज नोन, डी वाला ये भी उड़ा दो, डायरेक्ट उड़ाएंगे अब। और विच ब्रिंगिंग टाइप कुछ ऐसा है तो भी जाएगा आपका ब्रिंगिंग, तो दैट है, दैट फिर से दैट विच एक ही बात है, ठीक है। अभी दैट वाला अपने किया था, ब्रिंगिंग जो बेसिंग वाला था उसमें गलत था, तो ये भी आपका गया। ऑप्शन बचा अपने पास बी, बी को क्लिक करोगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी नन ऑफ दीज भी साथ में है, तो उसको भी चेक करेंगे, तो बी को चेक करना पड़ेगा तभी, क्योंकि नन ऑफ दीज भी तो आ सकता है ना। हु इज नॉन फॉर वर्क, जो काम के लिए जाना जाता है, दैट ब्रिंग्स, डज ब्रिंग, दैट जो की तरफ वर्क कर रहा है, डज ब्रिंग का सब्जेक्ट दैट, और दैट किसके लिए यूज हुआ है, काम के लिए, तो काम जो ब्रिंग्स लाता है टुगेदर साथ में, बोथ ऑफ दोज वर्ड्स, उन दोनों वर्ड्स को, वर्ल्ड का मतलब आप बोलोगे सर गलत हो गया ना, मुंबई और दार्जिलिंग कोई दुनिया थोड़ी है, दुनिया तो एक दुनिया एक ही है, ऐसा नहीं होता। अपने बोलते हैं पीपल फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स का मतलब क्या है, सभ्यता को भी बोला जाता है वर्ल्ड, विश्व का मतलब सभ्यता, जगत, ठीक है, अलग अलग टाइप के दुनिया, वर्ल्ड, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंट्री के लिए भी वर्ल्ड यूज कर सकते हो, वैसे कंट्री के लिए यूज नहीं करोगे, लेकिन कल्चर के अकॉर्डिंग और वहां की सभ्यता के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्ल्ड यूज करते हैं, दो अलग अलग दुनिया की, ठीक है। तो वो चीज है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन अपना क्लिक हो गया, सी ऑप्शन अपना यहाँ, सॉरी सी नहीं था, कहां पे सही था, कौन सा पढ़ रहे थे, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन अपना क्लिक हो गया, सी तो ऑलरेडी अपने कट कर चुके हैं ना यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, एकिथामी एक आर्टिस्ट एक्टिविस्ट है दार्जिलिंग से, जो करंटली मुंबई में रहता है, जो कि जाना जाता है अपने काम के लिए, काम जो काम के लिए, और काम कौन सा, जो क्या कर चुका है, दोनों वर्ल्ड्स को साथ में लाता है, जो काम दोनों वर्ड्स को साथ में लाता है, उस काम के लिए वो जाना जाता है, मतलब अभी भी वो काम उसका ला रहा है, दोनों वर्ल्ड को साथ में लाता है। जो क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया, इसका मतलब अपना ऑप्शन यहाँ पे बी, आंसर में बी, बड़ा ही शानदार पैटर्न, मजे आ गए, ठीक है। ये होता है आपका सेंटेंस कंप्लीशन, और ये जो आपका पैटर्न होता है वो मेनली अगर अपने बात करें तो मेंस का पैटर्न है, मेनली अगर अपने बात करें, लेकिन आजकल प्री में भी पूछा जा रहा है, जब पेपर थोड़ा टफ बनाया जाता है तो होता क्या है कि मेंस के पैटर्न प्री में डाल दिए जाते हैं, समझ में आ रही है, तो पेपर आपका थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन अब देखो अपने कितनी इजीली इसको क्या कर लिया, कंप्लीट इसको कर लिया अपनों ने, कोई भी दिक्कत नहीं हुई अपने को। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी वर्किंग क्लियर है, आपका सेंस चमका हुआ है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर है, तो ठीक है, फिर अब आपको समझ में आ गया होगा, रिवाइज कर लेना आप अच्छे से, अगर आपको वर्किंग अच्छे से क्लियर नहीं हुई है तो इसकी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब प्रीमियर का टाइम होने वाला है, तो मुझे अपलोड भी करना है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को रहेगी, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लासेस हैं, कल सैटरडे है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को रहेगी इस कोर्स की। लेकिन उसके अलावा आपकी टॉपिक वगैरह की या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्लास होगी, कोई स्टूडेंट्स के डाउट के अकॉर्डिंग या किसी भी तरीके से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्लास लगेगी, या फिर कोई लेक्चर वगैरह भी देना होगा, तो मैं
वो क्लास इन 2 दिनों में आपकी अपलोड हो जाएगी, वो डायरेक्ट अपलोड होगी आपकी, ठीक है। मतलब लाइव प्रीमियर की फॉर्म में नहीं होगी, वो डायरेक्ट आपकी अपलोड होगी। समझ में आए? ठीक है, क्लियर आप लोगों के? तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।